खुशामदीद, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह में। आज है 14 नवंबर, जिस दिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जवाहरलाल नेहरू जी की। उनको बच्चों से इतना प्यार था कि उनके बर्थ डेट को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे हमारे बगिया का फूल होते हैं और उस बागी का माली जो होता है वो शिक्षक होता है। तो क्यों ना आज के दिन हम एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करें जो उस बाग के माली का कार्य करता हो, मतलब बच्चों को सिंचित करके बड़ा करता हो, पौधे को बड़ा करता हो, फूल बनाता हो, जिस फूल से हमारा देश महकता हो। तो आइए हम आपको आज मिलाते हैं एक ऐसे शिक्षक से जिन्होंने अपने दादाजी के ट्रस्ट को अभी तक फॉलो अप दिया है, जिनके पिताजी का एक स्कूल भी है और जो खुद भी एक शिक्षक हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं आपके शहर के एक शिक्षक जिनका नाम है सलील श्रीवास्तव। गुड इवनिंग सर। नमस्कार पूजा जी। पहले मैं चाहूंगी आप अपना परिचय लोगों को दें। जी, मेरा नाम सलील श्रीवास्तव है और मैं एक अध्यापक भी हूँ पेशे से। और अपने ग्रैंडफादर यानी बाबूजी के नाम पे मेरा एक बाबूजी दीनानाथ मेमोरियल ट्रस्ट है और शहर में एक छोटी सी शिक्षण संस्था भी है, एन मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल करके। और आज बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर आज आपकी टीम द्वारा और पूजा सिंह द्वारा मुझको बुलाया गया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ इस बात को लेके और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हों बाल दिवस की। और इसी के साथ शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा का मिला जुला एक वर्ड है। इसका अर्थ है अपने अंदर के ज्ञान को बाहर विस्फुटित करना। तो इसी का जो कार्य है, जो खुद बच्चों के अंदर के ज्ञान को बाहर ले आते हैं, उनको शिक्षक कहते हैं। तो जैसे कि हमारे साथ हमारे सलील भैया बैठे हुए हैं जो कि विगत कई वर्षों से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो भैया मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप बच्चों के बीच में जाते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उस समय आपको कैसा अनुभव होता है, आपको कैसा फील होता है? जी, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम बच्चों के बीच जाते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज है एडाप्टेबिलिटी। हम बच्चों के बीच ऐसा स्थापित कर पाए खुद को या कहीं भी किसी भी मंच पे कि हम सहज सहल होके अपनी बात कह पाए, बच्चे हमसे जुड़ पाए अपनी बात कह के। तो मैं वैसे भी जीवन में ऐसा ही रहता ही हूँ कि सरलता से लोग मुझसे जुड़ें, अपनी बात कहें। और बच्चों के बीच बड़ा अच्छा लगता है, उनकी एनर्जी लेवल, जो भी बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, तो उनका जो भी एनर्जी लेवल है, उनके साथ खेल कूद के या जो भी हंसी मजाक, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, जो भी चीजें हैं, तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर मैंने एक ट्रस्ट भी बनाया था। अभी मैं उस पर जितना वर्कआउट करना चाहता हूँ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं। और कुछ ऐसा समय का इधर फेर था कि मैं कुछ चीज़ें अभी बैकअप प्लान में हैं। आगे मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ और समाज में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन भी दे पाऊँ। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले जो शिक्षा पद्धति थी आज से 20 साल पहले और फिर 2005 में जो नई शिक्षा नीति आई, दोनों में बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया गया। पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत कड़ी थी, बच्चों को दंड देना और बच्चों के ऊपर बहुत सारा होमवर्क लादना और बच्चों को बहुत सारे बुक्स लेके विद्यालय आना, जिसको 2005 में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत थोड़ा कम किया गया। बच्चों को दंड का जो प्रावधान विद्यालय में था उसको बहुत ही कम कर दिया गया और बच्चे कम बुक्स लेके आए, सिलेबस के हिसाब से आए और इस हिसाब से शिक्षा को कन्वर्ट किया गया। तो ये पद्धति लागू हुए लगभग मुझे लगता है 15 से 20 साल हो गया। तो क्या इसका असर विगत पहले बच्चों के अकॉर्डिंग आपके बच्चों में क्या कुछ आपको बढ़ोतरी नजर आई कि वो शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक हुए? जैसे बच्चों में जो शिक्षा नीति की बात है या दंड के नकारात्मक जो पहलू हैं, उस पर कभी कभी होता था कि चोट लग जाती थी या कोई घाव, इस तरह की चीज़ें थी, तो उस पर रोक लगाई गई कि जो आरटीई के तहत, और जिसमें शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, सभी को मिलना चाहिए। हमारे देश के तमाम योजनाएं हैं जो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में लागू हैं। तो अभी नई शिक्षा नीति आई कि रीजनल लैंग्वेज में उनको पारंगत किया जाए। जो जैसे मैं समझता हूँ आप किसी ऐसी लैंग्वेज में खुद को ज्यादा अच्छा व्यक्त कर पाएंगे जो आपकी मदर लैंग्वेज हो। तो अभी ये जो रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज की चीजें आ रही है, ये भी बहुत अच्छी हैं।
और जो भी आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा में हो रहे हैं, मुझे लगता है आगे ये वर्कआउट भी करेंगे आगे के भविष्य में हमारे देश के नौनिहालों को आगे बढ़ाने में, चाहे बेसिक हो चाहे माध्यमिक हो। वो अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि जो एमबीबीएस कोर्स हैं या इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्सेज हैं वो सारे अंग्रेजी भाषा में ही है। हो सकता है परिवर्तन की दिशा में सारी चीजें उनको मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध हो पाए। और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर जो शिक्षा का प्रभाव देखा जा रहा है कि शिक्षा सिर्फ कुछ रट लेना या ये नहीं, कुछ उन लोगों को कुछ कौशल विकसित हो जाए, कुछ व्यावसायिक ज्ञान हो जाए जिससे वो आजीविका भी अपनी बनाए, तो ये अच्छी चीज रहेगी मेरे हिसाब से। जो भी शिक्षा नीति में चीजें आ रही हैं, और मैं उसको प्रोत्साहित करता हूँ कि शिक्षा रोजगार परक बने, और एक बेसिक नॉलेज तो सभी को होनी ही चाहिए, है भी सबको। तो यही। अच्छा, जैसे कि एक ये है कि लोग कहते हैं मैं बीए पास हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं एमए पास हूँ, मैं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि तुम बीए पास हो, तुम्हें आता क्या है, तुम एमए पास हो, तुम्हें आता क्या है। तो शिक्षा में 12th के बाद हमेशा जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो उस समय आपको एक टेक्निकल नॉलेज की एक शाखा जरूर जोड़नी चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर सिर्फ एजुकेशन की दृष्टि से कहीं सफल नहीं हो पाता तो वो किसी टेक्निकल दृष्टि से कोई रोजगार कर सके। तो क्या इसको हमें शिक्षा में बिल्कुल कंपलसरी करना चाहिए? आपका क्या विचार है? मैं जो इंटरमीडिएट के बाद जो मानविकी है या आर्थिक जो कॉमर्स का है, वाणिज्य का है, या जो भी विज्ञान का है विषय, तो पहली बात तो ऐसा नहीं कोई चीज बेफिजूल है। आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो बेफिजूल तो नहीं है। आपने यूजीसी से जो संबद्ध है, आप सब सरकारी संस्थाएं मान्यता दे रहे हैं, तो उसकी कोई वजह, कोई मूल में कुछ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने वोकेशनल कोर्सेज की जो बातें की कि रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। आप हाई स्कूल इंटर करते करते या फिर आगे भी, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी जुड़ जाए जो आपके, मैं एक साधारण सा उदाहरण लूंगा कि कोई मोबाइल बनाना ही सीख जाए, लैपटॉप बनाना ही सीख जाए, या कुछ भी ऐसे कच्चे खाद्य सामग्रियों का निर्माण हो जाए, या इस तरह के कुछ वोकेशनल कोर्सेज का मैं पहले से ही पहल करने का जो है मैं सोचता हूँ कि इस तरह की चीजें होना चाहिए। लेकिन कोई चीज बेफजूल नहीं है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। हाँ ठीक है, उसको आप कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो डिग्री भी तो सरकार ही दे रही है, वो या मान्यता प्राप्त संस्थाएं नहीं दे रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डिग्री बेफजूल है या इस टाइप की चीजें हैं, यही है। जैसे हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी आपने मदर लैंग्वेज के बारे में बात की, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश हमारी स्पेशलिटी हो सकती है, लेकिन हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है और माँ सिर्फ एक होती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो इंग्लिश, जो आंग्ल भाषा के विद्यालय हैं, इंग्लिश मीडियम विद्यालय, उन्हें हिंदी जो है, हिंदी को बिल्कुल थर्ड लैंग्वेज में वो यूज करते हैं और हिंदी को सिर्फ एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि संस्कृत को भी वो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो जिससे बच्चों की जो हिंदी का फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों का वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। तो इस पे सरकार को प्राइवेट विद्यालयों में ये पहल करनी चाहिए कि हिंदी को बिल्कुल उस तरह से यूज किया जाए जिस तरह से इंग्लिश को यूज किया जाता है, क्योंकि इस तरह हमारे देश का जो हिंदी का फाउंडेशन है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो क्या इस बारे में हमें एक कमेटी बना के एक पहल सरकार तक भेजनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहल होनी चाहिए। थोड़ा सा मेरा ये मानना था कि अंग्रेजी जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और सारे जो भी संस्थानों में या प्रतियोगी परीक्षाओं में या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स में जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा नहीं हम अंग्रेजी से भी नोन रहें। भाई श्री कृष्ण जी को जन्म जो है देवकी माँ ने दिया, पाला यशोदा माँ ने, तो हमारी हिंदी तो मातृभाषा है ही, लेकिन ये है कि इंग्लिश की जो नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, क्योंकि हर चीज जो है अंग्रेजी माध्यम में है, तो उस हिसाब से बच्चों को अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। और जो भी आंग्ल भाषा के जो भी शैक्षिक संस्थान है, हिंदी की तो बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। ये सिर्फ जरूरी नहीं कि अंग्रेजी की ही जानकारी हो, लेकिन फिर भी नॉन टू होना चाहिए चीजों को, अंग्रेजी हिंदी में समान। जैसे आपने बोला कि जैसे हिंदी को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, वैसे अंग्रेजी को भी देना चाहिए। अब यूपी बोर्ड के जो बच्चे पढ़ते हैं वो 66 भी जानते हैं, 66 भी जानते हैं, ठीक है, वो 69 भी जानते हैं, 69 भी जानते हैं। बट इंग्लिश मीडियम वाले जो आईसीएससी, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, अगर आप उनसे बोल देंगे कि बेटा 69 लिखो, तो बोलेंगे मतलब क्या, लेकिन यूपी बोर्ड वाले 69 भी जानते हैं
69 भी जानते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में ऐसा क्यों नहीं होता? ये चीजें क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो प्राथमिकता इंग्लिश को भी दी जा रही है और हिंदी को भी। क्या यूपी बोर्ड वालों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है? बहुत अच्छी होती है, ग्रामर बहुत अच्छा होता है यूपी बोर्ड वालों का। मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी विषय में पारंगत होना ये अपने ज्ञान के कौशल के आधार पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अंग्रेजी है, वो हिंदी हो, संस्कृत हो, फ्रेंच हो, लोग पता नहीं क्या क्या भाषाएं सीख जा रहे हैं। तो ये हिंदी माध्यम में होना इसका कतई वो बात नहीं है कि उसकी अंग्रेजी कमजोर होगी। और मैं तो चाहता हूँ जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चों में थोड़ा बहुत हिंदी में भी चीजें चालू हो तो कोई बहुत अनावश्यक नहीं है, बुराई नहीं है। हिंदी अंग्रेजी दोनों का पारस्परिक जानकारी रहे तो ये अच्छा होगा समाज के लिए। और अगर जैसा, चूंकि मैं खुद भी चिल्ड्रन कॉलेज से ही पढ़ा अंग्रेजी माध्यम में, तो मुझे हिंदी की थोड़ी बहुत जानकारी रही और हिंदी मेरा एक बड़ा प्रिय अभिन्न विषय रहा। मैं कुछ लिख पढ़ भी लेता हूँ, अभिव्यक्त भी कर लेता हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में कुछ गद्य पद। तो हिंदी मेरा रहा ऐसा सब्जेक्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम वाले हिंदी को ना जाने, अगर सीखना चाहें, जानना चाहें तो सब कुछ जान सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप लिखते भी हैं, आप लेखक भी हैं, तो आप गद्य में भी रचनाएं लिखते हैं, पद्य में भी रचनाएं लिखते हैं। तो अभी तक आपने कितनी रचनाएं लिखी होंगी? हमने जैसे कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं करवाई या किसी मंच पे कभी सम्मेलन में मैं नहीं गया, ऐसा संयोग ही रहा, कोई किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन मैं अपने फेसबुक पे या अपना एक फेसबुक पेज है या उस पर कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। दो चार जो अपने करीबी हैं, अपने शुभचिंतक जो लोग हैं, वो उसको सराहना करते हैं कि नहीं सलील भैया आप लिख रहे हैं, अच्छा है। तो ये जो विधा आपकी है जो आप लिखते हैं वो किस चीज से इंस्पायर्ड होती है? जैसे कि आप समाज को लेके लिखते हैं, देश को लेके लिखते हैं, या किसी व्यक्तित्व पे लिखते हैं, या अपने अंतर आत्मा से जो आपकी आवाज आती है? हाँ, जैसे परिस्थिति बस कभी कभी होता है, कभी शहर की बात सोचो, गांव की बात सोचो। कभी मैं एक बार घर पे बैठा था तो एक गरीब बच्चे जा रहे थे, तो बैट बॉल हम लोग खेल रहे थे, तो बड़ा घूर रहे थे बच्चे उस बैट बॉल को, तो उस पर एक रचना निकल गई। कुछ और मतलब एक नौजवान पीढ़ी है तो कुछ मोहब्बत या शेरो शायरी पे बात करती है, तो वहां पे भी लिख लेते हैं। और कुछ सामाजिक चीजों पे भी कभी कभी लेखन हो ही जाता है। तो आप अपने जो आपने प्रेम पे अगर कोई कविता लिखी है जो कि एक रोचक विषय है, लोग सुनना चाहेंगे, मैं चाहूंगी कि आप सुनाएं। ठीक है, मैं सुना देता हूँ, मेरे मोबाइल में पड़ा होगा वो, मैं बोल देख के ही सुनाऊंगा। जैसे कि प्रेम पे कविता लिखने वाले बहुत होते हैं और उनको सुनते भी बहुत लोग हैं। मैंने भी अपने टाइम में 12th क्लास में मैं थी तो मैंने एक कविता लिखी थी कि आज प्रिय तुम साथ नहीं, इन हाथों में तेरा हाथ नहीं, पल दो पल दिल में आकर मेरे, तुम चले गए कोई बात नहीं, जब याद तुम्हारी आएगी दुख दर्द कभी कर पाएगी, आंखों में आंसू आएंगे कोई बात नहीं बन पाएगी, तो बाहों में फिर खो जाना, मीठी नींद में सो जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे रचनाएं कई हैं, और कल ही चूंकि एक मेरे बड़े खास मित्र हैं, उससे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा सलील भाई वो 2 लाइन थोड़ा गुनगुना के सुना दीजिएगा कि नफरत मांगी थी तुमसे, अब बहुत ज्यादा दोगे तो वफा दोगे। अच्छा। नफरत मांगी थी तुमसे, अब बहुत ज्यादा दोगे तो वफा दोगे, और सब कुछ छीन लिया तुमने, अब इससे ज्यादा दोगे तो क्या दोगे। वाह वाह वाह। सब कुछ छीन लिया तुमने, अब इससे ज्यादा दोगे तो क्या दोगे। तो मैं सोच रहा हूँ वही 4-6 लाइनें हैं, वही मैं सुना देता हूँ। फिर हिस्स लंबी है और हमारी मुलाकात भी हो सकता है, ईश्वर चाहेगा तो आगे होती रहेगी। तो ये इनकी लाइनें यहीं से शुरू है कि नफरत मांगी थी तुमसे, बहुत ज्यादा दोगे तो वफा दोगे। नफरत मांगी थी तुमसे, बहुत ज्यादा दोगे तो वफा दोगे, और सब कुछ छीन लिया तुमने, अब इससे ज्यादा दोगे तो क्या दोगे। सब कुछ छीन लिया तुमने, अब इससे ज्यादा दोगे तो क्या दोगे। बहुत करीब आने की सोचा है मैंने, बहुत करीब आने की सोचा है मैंने, बहुत दोगे तो दगा दोगे। बहुत करीब आने की सोचा है मैंने, बहुत दोगे तो दगा दोगे। मेरी तरह बहुत आए हैं तेरे दर पे, मेरी तरह बहुत आए हैं तेरे दर पे, ज्यादा से ज्यादा भुला दोगे। मेरी तरह बहुत आए हैं तेरे दर पे, ज्यादा से ज्यादा भुला दोगे। कोई पत्थर समझे कोई शीशे सी चुभन, कोई पत्थर समझे कोई शीशे सी चुभन, तुम बहुत समझे तो दुनिया से मुझे विदा दोगे। कोई पत्थर समझे कोई शीशे सी चुभन, तुम बहुत समझे तो दुनिया से मुझे विदा दोगे। कोई साथ नहीं देता परछाई भी साथ छोड़ देती है, कोई साथ नहीं देता परछाई भी साथ छोड़ देती है। तुमने अगर जान लिया मुझको
तुमने अगर जान लिया मुझको, सच मानो मेरी ही खता दोगे। तुमने अगर जान लिया मुझको, सच मानो मेरी ही खता दोगे। ये गमों की अफजाइश क्यों मेरे लिए आए दोस्त, ये गमों की अफजाइश क्यों मेरे लिए आए दोस्त, तो क्या ये फूल मेरी ही कब्र पे चढ़ा दोगे। वाह वाह वाह। ये गमों की अफजाइश क्यों मेरे लिए आए दोस्त, तो क्या ये फूल मेरी ही कब्र पे चढ़ा दोगे। कोई मरहम की उम्मीद लगाए बैठा है तुमसे, कोई मरहम की उम्मीद लगाए बैठा है तुमसे, तो क्या उसे घाव पहले से भी ज्यादा हरा दोगे। तो क्या उसे घाव पहले से भी ज्यादा हरा दोगे। कोई उम्मीद या कोई रोशनी नहीं मेरी जद में, कोई उम्मीद या कोई रोशनी नहीं मेरी जद में, अब इससे ज्यादा कौन सी मुझे सजा दोगे, अब इससे ज्यादा कौन सी मुझे सजा दोगे। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है मैं एक बार यूपीएससी का क्लास कर रही थी, टीजीटी का एग्जाम था, और मेरे एक सर हैं भीमसेन सर, तो उन्होंने कहा पूजा जी मैं आप पे एक कविता बोलूं, आप उसका जवाब दे दीजिए। तो मैंने कहा सर बोलिए। तो उन्होंने कहा तेरी आंखों में एक जंगल है जिसमें मैं अक्सर डूब जाता हूँ, तू ट्रेन की तरह गुजरती है, मैं पुराने पुल की तरह थर्राता हूँ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर वो भी एक वक्त था जब मुझे तुमसे प्यार हुआ करता था, आज भी खड़े हैं उन्हीं राहों पे जहां तुम्हारा दीदार हुआ करता था। बहुत बहुत बहुत। तो सर बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के। अच्छा सर ये बताइए, जैसे बच्चे कभी कभी ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने में, बट उनकी जो रुचि है वो पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं होती, तो इसके लिए क्या हमें कुछ पाठ्यक्रम को अपने चेंज करना चाहिए बेसिक शिक्षा के, कि उनके हिसाब से हम उसको चेंज करें कि वो रुचि लेके पढ़े, लेकिन पाठ्यक्रम तो बहुत बड़ा है और हमें वो ज्ञान उनको देना है जो उनको आगे चल के काम आए। तो इसमें अभी क्या सुधार बाकी है? नहीं, सुधार तो ठीक है, बहुत सुधार हो रहा है शिक्षा पे। मुझे लगता है जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक कैपेबिलिटी है कि वो किसी फील्ड में अच्छा एक्सेल कर सकता है। तो जैसे मैं कलाम साहब का पढ़ता था कि उनको आज अरे आसमान में जब पंछी उड़ते थे तो उनको बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी। अच्छा। तो वो रॉकेट साइंस लिए और उसमें अपना एक्सप्लोर किए, आगे बढ़े। तो कहीं कहीं जो भी अपने रिदम के विषय हैं, रूटीन विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मानविकी के भी विषय हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीएस के जो भी है, तो कहीं कहीं क्या होता है कुछ विषयों में रुचि जमती है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं कहीं ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा स्पेशलाइज होना चाहिए कि उन बच्चों को उसी विषय में थोड़ा सा ग्रो कराया जाए, आगे बढ़ाया जाए, लेखनी का जो है या प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। तो इससे हमारी जो भी शिक्षा व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। और ये तो अब ये है कि आज की जनरेशन वो पैशन के पीछे जा रही है। क्या है कि अब रूटीन जो जॉब्स है, जैसे कहीं कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जैसे पैसा अगर मिल भी रहा है तो वो चीज नहीं मिल पा रही है जो उनको चाहिए। बोलते कभी कभी सूल्स कॉलिंग, मतलब आत्मा की आवाज क्या चाह रही है आपके। तो ये चीजें हैं, बड़ी मायने की चीजें हैं जो इस चक्कर में फंसा है। जैसे यूपीएससी, आप कह रही क्लासेस की, यूपीएससी का सपना मैं भी कभी देखा करता था, ऐसा नहीं है। तो अब ये है कि जो एक नेचर कॉलिंग है, सूल्स कॉलिंग, हर आदमी अब कॉलिंग को देख रहा है कि नहीं मेरा परफॉर्म, जैसे आपका मैं बता दूं, मैं आपका भी बड़ा प्रशंसक हूँ। आप जितने कॉन्फिडेंस से कैमरे पे रहती हैं, और कुछ प्रमोशंस भी मैंने देखे हैं आपके इंस्टाग्राम पे या जो भी, तो बड़ा हम इंस्पायर्ड होते हैं। आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन नहीं कि किसी गरीब को कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, रिसोर्सेज उपलब्ध करा दिए किसी पैरालाइज्ड को, या कुछ भी है मानव रिसोर्सेज या जो भी, आप कहीं पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे हो अगर, तो वो बड़ा बेटर है। आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर कर रहे हो। मैं अभी 2-4 लाइनें जो कहा, कहीं से कोई किसी को अच्छा लग गया, हमारा पर्पस क्या है कि नहीं इससे कुछ अच्छा जाए मैसेज समाज में। ये जो टॉक शो है पूजा जी का, और जो हमारे टीम के लोग हैं, सत्यम जी हैं, सिद्धेश्वर जी हैं, तो एक पर्पस, मतलब एक पर्पस हल होता है ना। जी जी। तो वही है, सारी चीजें इसी टाइप से हैं। अच्छा, मैंने हमेशा देखा है कि लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चों में, जैसे कि आप बेसिक शिक्षा से हैं, तो लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चों में, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे उस समय 2 बुक्स थी, एक सप्लीमेंट्री और एक पोएट्री। तो सप्लीमेंट्री जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को बहुत नीरस जैसा, उसमें एक चैप्टर मुझे आज भी याद है, फॉरगेटिंग। उसमें लगता था कि जो चीजें आप नहीं पसंद करते हैं उनको भूल जाते हैं। आप मेडिसिन खाना भूल जाते हैं क्योंकि वो कड़वी होती है, लेकिन जिन चीजों को आप पसंद करते हैं उनको याद रखते हैं। तो वो बड़ा
बच्चों को पढ़ने के लिए हार्ड होता था। बट जो पोएट्री का चैप्टर था, जैसे एक पोएट्री हम लोगों में थी ला बेला डांसिंग मर्सी, उसमें एक विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट है। हाँ, और उनकी कविताएं बहुत अच्छी होती हैं और थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की भी होती हैं। तो एक सरदार होता है ला बेला डांसिंग मर्सी में, वो युद्ध हार के आता है और वो सपने में देखता है कि बहुत सुंदर सी महिला उसे आके वो ब्रीफ कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, उसके लिए वो फूलों का जेवर बनाता है। जैसे उसकी नींद खुलती है वो महिला गायब हो जाती है। तो ये दोनों जो विधाएं हैं, गद्य और पद्य, जिसमें पद्य में लोग बच्चों की रुचि एक समय के बाद हो जाती है, पर गद्य में बहुत कम रुचि होती है। तो ऐसी निरस्ता क्यों? देखिए, निरस्ता का मेरा मतलब है सबका अलग अलग टेस्ट होता है। मैं बताऊं, हम लोग पढ़ा करते थे 7th 8th में, तो एक कोर बुक थी, एक थी रीड एंड प्लेजर। हाँ। एनसीईआरटी की रीड एंड प्लेजर, उसमें ये सारी चीजें थी, कहानी टाइप का बना के दिया गया था। तो उसको थोड़ा रोमांचक बना के प्रस्तुत करना, ये अच्छा। हम लोग बचपन में थोड़ा लिटरेचर थोड़ा पढ़े, लेकिन मैं बताऊं, मैं जब थोड़ा सा होश मुझे आया तो मैंने आचार्य रजनीश को पढ़ना चालू किया, ओशो। हाँ, उनका मेरे जीवन में बड़ा इम्पैक्ट है। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, या मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है आचार्य रजनीश, ओशो जी। तो एक जीवन का जो गूढ़ सत्य है, जैसे हम लोग कुछ खोज रहे हैं, ऐसा मैं अपनी जस्ट बता रहा हूँ कि मैं कुछ खोज रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा है। तो कभी कभी सवालों के जवाब कहाँ से मिलेंगे, कुछ कहानी या कविता से नहीं मिलेंगे। तो हम आचार्य रजनीश को भी पढ़ते थे, ओशो को भी पढ़ते थे। तो अलग अलग टेस्ट है सबका। किसी को लिटरेचर में इतना समाया हो कि लाइफ ही लिटरेचर हो गई है, वो सब सपने ही काल्पनिक घूम रहे हैं। तो अब किसी का फिलोसफिकल टेस्ट है कि भाई आचार्य रजनीश का ये है, लाइफ का ट्रुथ ये है, ऐसे है। तो इस तरह का जीवन पे जो प्रभाव देखते हैं, इस तरह का रहा है। तो आपने कहा कि बोरियत वाली बात, तो बोरियत मतलब कोई कुछ रोमांचक किसी को लगता है, किसी को वो चीजें अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। अच्छा, आपका फेवरेट पोएट या कोई लेखक ही हो, जो रचनाकार हो, जो आपका फेवरेट हो, जिसकी रचनाएं जैसे मैं जिसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, तो उसने तो कभी लिखा ही नहीं, उसने बोला और उसका रिकॉर्डिंग को नोट करते लोग रहे, आज तक नोट कर रहे हैं, आचार्य रजनीश ओशो जी का। और एक बहुत बड़े लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो अखंड ज्योति अभी उस पर अनवरत उनकी लेखनी पे लिखा जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रही है। तो लेखक बहुत है, और मेरा कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि मैं बताऊं ये। मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब का भी बड़ा पसंद है, सारी चीजें, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना कि तुमको प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, नीड़ का निर्माण, फिर से कितने स्ट्रगल्स उनके लाइफ में रहे हैं। तो कोई हरिवंश राय बच्चन होता है, तब फिर जाके अमिताभ बच्चन जन्मता है। बड़ी सही, हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई हरिवंश राय बच्चन ही होता है तो जाके एक देश का अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसा जन्म लेता है। ये तो बात सही है। अच्छा सर, शिक्षक का अपने बच्चों के प्रति और बच्चों का अपने शिक्षक के प्रति आज के बदलते जनरेशन में जो कनेक्शन है, वो किस तरह से चेंज हुआ है? जैसे पहले तो शिक्षक और बच्चों में एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन होता था, लोग कान पकड़ के अपने गुरु का नाम लेते थे। जी। हाँ, लेकिन अब थोड़ा जनरेशन चेंज हो गया, थोड़ा सा पढ़ने के बाद बच्चे खुद को शिक्षक से बड़ा शिक्षक समझने लगे। तो ये जनरेशन, क्या आपको लगता है ऐसा महसूस हो रहा है? क्योंकि मैं जहाँ से जुड़ा हूँ, छोटे बच्चे हैं, तो मुझे लगता है छोटे बच्चे बड़ा एकदम दिल से, एकदम कोर, एकदम प्योर होते हैं जी। तो वो तो बड़ा अटैचमेंट रखते हैं, आपस में खेलने कूदने हंसने। और जहाँ तक बड़े बच्चों की बात है, ये सही है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी अपब्रिंगिंग जो होती है, जो भी समाज सोसाइटी हमको सिखाती जाती है, पेरेंट्स, तो थोड़ा सा आवरण चढ़ता जाता है। तो एक डुप्लीकेसी आती है व्यक्तित्व में। छोटे बच्चों में वो चीज नहीं रहती है, और एक ईगो, गुरु का दर्जा तो गुरु का दर्जा, जैसे चाणक्य जी कहते हैं कि प्रलय और निर्माण सब शिक्षक की उसमें गोद में पलते हैं। तो गुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा ऊंचा दिया गया है, और उसको मानने की चीजें हैं, मानो तो पत्थर है, नहीं मानो तो भगवान है, ये सारी चीजें हैं। तो गुरु का दर्जा ऊपर है। हमारे भी जो आदर्श गुरु रहे, कभी किसी को गुरु बना लिया, कहीं कोई गुरु बने। जैसे मेरे जीवन में आदरणीय मैं नहीं कहूँगा, महाराज जी, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, नीम करौली बाबा जी का जो है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं उन्हीं की वजह से जीवित हूँ। मुझे भी मेरी लाइफ में टफ सिचुएशंस आई तो मैं उन्हीं को याद करता हूँ। तो कहाँ कौन किसको
बूझ जाए, किस हाँ हाँ, अच्छा लग जाए। लेकिन हम लोग तो आज भी अपने गुरुओं को जरूर याद हाँ करते नहीं, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल याद करते हैं। कोई भी बात आती, कोई भी चीज फंसती है तो मैं तो अपने गुरु को, अपने सर को, भीमसेन सर को जरूर फोन करती बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल, सर यहाँ बहुत पे अच्छा। ये चीजें फंसी हैं। तो बच्चों को अपने गुरु की शिक्षा और उन्हीं के मार्गदर्शन से आप आगे बढ़े हैं, और जीवन में जो कुछ भी करेंगे उसमें आपके गुरु का बहुत ही बड़ा योगदान रहा होगा, रहेगा। तो अपने गुरु को हमेशा आपको शिक्षा देने को की शिक्षा की सराहना हमेशा करनी चाहिए। और हमेशा देखा गया कि आजमगढ़ में जब भी आईसीएससी, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकलता है तो बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिनके बच्चे हमेशा टॉप करते हैं। तो आजमगढ़ में शिक्षा व्यवस्था एक बहुत ही सुदृढ़ है। तो क्या सर आपको ऐसा क्या भविष्य आपको लगता है कि आजमगढ़ में दिन प्रतिदिन बच्चों की शिक्षण व्यवस्था इस तरह से सुदृढ़ होती जाएगी और बच्चे टॉप करेंगे? अच्छी है व्यवस्था। कौन कौन से विद्यालयों को सर आप टॉप 5 में बनाना चाहते हैं प्राइवेट में, कि जो जिनके बच्चे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं? मेरी शुभकामना है कि सभी शिक्षक इतने योग्य रहें और सभी बच्चे इतने आतुर रहे सीखने को कि सभी सीख जाए, सभी पढ़ जाए, सभी बढ़ जाए। मैं किसी को कैटेगरी वाइज नाम नहीं दूंगा कि ये विद्यालय ये विद्यालय। मैं कक्षा 7 तक अपने ही विद्यालय में पढ़ा, ये एन मेमोरियल चिल्ड्रन में कक्षा 8 से 12 तक वहाँ रहा। फिर कुछ ऐसी जीवन की परिस्थितियां रही कि मैं नौकरी करने लगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी नौकरी की उस समय। मैं 18 वर्ष की उम्र से नौकरी करने लगा डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में। तो 4-5 साल वहाँ सेवा दी। फिर कुछ ऐसा मन वहाँ से घूमा कि मैंने रिजाइन करके बीटीसी ज्वाइन किया, बीटीसी किया। जब मैं बीटीसी ज्वाइन किया तो उसमें बीटीसी के बाद सीधे आप नौकरी करते थे। हाँ, मेरी बीटीसी के दौरान ही शासनादेश, शायद उस स्टेज में अगर मैं भी रहती तो आज आपकी जगह मैं भी नहीं नहीं, जब सीधे ज्वाइनिंग होती थी बीटीसी करके, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने बीटीसी तो किया, टेट किया। अच्छा अच्छा, हमारे बीटीसी के किया, लेकिन अभी तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि शिक्षक भर्ती की नौकरी। तो मेरे ही बीटीसी जब मैं करा था तो उसी समय शासनादेश आ गया। इन 1 साल किया था बीटीसी, मतलब 2011 के पहले। मैं 2010 बीटीसी 2010 बैच था। तो उस समय शासनादेश आ गया, टीटी पास करना। तो हमारे ग्रैंडफादर ने फोन मिलाया कि तुम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है रिजाइन करके चले आए यहाँ टीचिंग में, अभी एक और एग्जाम पास करना हो। हमने उनको कहा था कि हम जो भी एग्जाम होगा भाई पास कर लेंगे। 2011 का आसान भी था, टीटी हमने पास कर लिया। पहली परीक्षा 2011 की टेट की बहुत 12 में हुई नहीं, 13 वाला भी, इसलिए सिक्योर्ड वे में 13 वाला भी इसलिए पास करके रखे। बच्चा अगर टेट की परीक्षा या सुपर टेट की परीक्षा पास कर लेता है तो गांव में लोग अगर जाके बताता है कि मैंने, अगर कोई आईएएस की परीक्षा पास कर लेता है तो अपने घर अगर जाके बताता है कि भैया मैं तो आईएएस का प्री पास कर लिया, तो लोग बोलते हैं बेटा थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो शिक्षक भर्ती हो जाती तुम्हारी। तो मतलब शिक्षक भर्ती का पेपर अब आईएएस की प्री से भी ज्यादा टफेस्ट आने लगा है। तो इसीलिए बहुत सारी शिक्षक भर्तियां नहीं हो रही हैं, और अब तो 5 सालों से भर्ती भी नहीं आई है। इसका हमें बीजेपी सरकार से हमारे जैसे बीटीसी बीएड के छात्रों को, जो कि टेट और सीटेट भी पास हैं, बहुत ही नाराजगी है आप लोगों से कि कृपया आप लोग भर्ती दें और हम लोगों को भी मौका मिले, कुछ अनुभवी शिक्षकों को जिनके पास कुछ अच्छी रोमांचक नई बातें हैं जो शिक्षा पद्धति को एक नई दिशा दे सकते हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो बच्चों को पढ़ाएं जिससे देश का भविष्य और उज्जवल हो। भैया आज टीचर्स डे के मौके पे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बच्चों को तो यही संदेश है कि अपने पैशन पे और अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जहां उनको रोचक जो लगता है उस पर आगे बढ़ें। और एक और संदेश है कि जो टीचर नहीं भी हो पाए हैं, ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वो खुद आगे बढ़े। मैं तो समझता हूँ महाराष्ट्र और गुजरात ऐसी जगह है वहाँ तो सरकारी नौकरियों का बड़ा बोलबाला ही नहीं है। ये अपना यूपी बिहार यहाँ पे है कि गवर्नमेंट जॉब। मतलब आप कहना चाहते हैं मैं यही करूँ? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म ढूंढें, ये कोई बुरा चीज नहीं है जो आप कर रही हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। या कोई भी काम कोई भी करे, अच्छे से ईमानदारी से करे, कुछ भी करे, आगे बढ़े। और बड़ी अनंत संभावनाएं हैं, ये इतना बड़ा व्यापक ब्रह्मांड है और इतनी अनंत संभावनाएं हैं कि एक टीचर नहीं बन पाए तो जिंदगी यहाँ रुकती नहीं है यार। जिंदगी बहुत बड़ी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज जो है बाल दिवस पे हमारे आदरणीय जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के, उनका भी जीवन बड़ा स्ट्रगल से भरपूर रहा। जबकि उनकी लाइफ में मैं जो हमने पढ़ा है, मैं कोई मिला तो हूँ नहीं नेहरू साहब से, बड़ी स्ट्रगल से उन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम में, जबकि बड़ी लग्जरियस लाइफ थी। मैंने सुना कि नेहरू साहब की, मोतीलाल नेहरू उनके वालिद साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नेहरू जी ने कितना जो है क्या क्या विरोध रहे और उसके बावजूद भी गांधी जी के बड़े प्रिय रहे। और
प्रधानमंत्री रहे और बड़ा उनको देश को जो है चीन युद्ध हुआ तो उस समय लकवा वकवा की समस्या आ गई। या मैंने कहीं माना कि वो इमोशन से भारत देश से जुड़े थे। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी सत्ता विशेष का अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो देश से जुड़े थे, देश की आत्मा में वो थे नेहरू जी। तो आज सभी को शिक्षक दिवस से बहुत बहुत बधाई। और कहीं भी किसी भी पाथ पे, किसी भी रास्ते पे आगे बढ़िए। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं हैं। अभी ये अंत नहीं, यही आरंभ है, यहीं से आरंभ है। मैं खुद भी अपने जीवन का बताता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है सारी संभावनाएं खत्म हो गई, लॉस, सब होप जो है, सब आशाएं खत्म हो रही, लेकिन फिर से वहीं पुनर्जीवित हो जाता हूँ, आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो यही शुभकामनाएं सभी को। तो जैसा कि भैया ने कहा कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो मैं भी कहूंगी कि जो लोग समतुल्य हैं, हमारी इतनी शिक्षा प्राप्त है, उनकी भी शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप अपने नॉलेज का, आपने 14 सब्जेक्ट पढ़ के टेट की परीक्षा को पास किया है, आपने बीटीसी में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, बीएड में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में बीए एमए किया, आपके पास बहुत ज्ञान है। आप अपने स्पीकिंग स्किल को डेवलप करिए, कोई ना कोई क्षेत्र चुनिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो भी हम सरकार के सामने मुस्तैदी से खड़े होंगे कि आपने तो हमें नौकरी नहीं दी, लेकिन फिर भी हमारा नाम जिले में है। आज के बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी, और सलील श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे टॉक शो में आए और हमारी शोभा बढ़ाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।